आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज मैं जो है प्रैक्टिस सेट के 25 प्रैक्टिस सेटों में से पहला इस प्रैक्टिस सेट का मैं एनालिसिस करने वाला हूं और ये सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि AEDO के लिए जितने भी विद्यार्थी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उन विद्यार्थियों के लिए खासकर ये काफ़ी क्या है बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग पब्लिकेशन के द्वारा जितने भी प्रैक्टिस सेट जारी की जाती है उन सभी प्रैक्टिस सेट को मैं यहाँ पर कराता हूँ। बिहार दरोगा के लिए और 72वीं BPSC के लिए भी यह प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आज मैं जो है सामान्य अंग्रेजी के तो नहीं लेकिन सामान्य हिंदी के जो 70 प्रश्न पूछे जाएंगे AEDO में, उनके प्रश्नों को मैं 70 प्रश्नों को जो है इस टेस्ट सीरीज में या फिर कहें कि इस मॉक टेस्ट में, इस प्रैक्टिस सेट में मैं पूरा कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, चूँकि आज का जो है यह पहला टेस्ट प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक ना, टेस्ट सीरीज होगा। इसके बाद से जो है हम लोग डायरेक्टली, ठीक ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है सामान्य भाषा जो अंग्रेजी 30 अंक का होगा, सामान्य हिंदी 70 अंक का होगा, 100 अंक के प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे जो क्वालिफाइंग पेपर होंगे, ठीक ना। इसके बाद से जो सामान्य अध्ययन के होगा, ठीक ना, जो 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न 100 अंक के पूछे जाएंगे जो अनिवार्य होंगे, ठीक ना। इसमें यही आपका नंबर क्या होगा जोड़ा जाएगा। और सामान्य योग्यता जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछे जाएंगे 100 अंकों के जो 2 घंटे की परीक्षा होगी उसका भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। तो तीनों पेपर का मैं इसी चैनल पर जो है लेकर के एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इंग्लिश का अगर प्रैक्टिस सेट कराऊं तो अगर ज़रूरी है तो मैं करा दूंगा, ठीक ना। उसका अलग ही मैं अंग्रेजी का सेशन लेकर के आऊँगा, ठीक है। फिलहाल मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा हिंदी जो 70 नंबर का है, ठीक ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ज़रूरी है। 30 नंबर या 30% जो है आपका क्वालिफाइंग होना इसमें ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहे क्या कि जगदीश जो है शब्द का संधि क्या होगा। जगदीश जो है शब्द की संधि क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। ए में दिया है जगत धन ईश, बी में दिया है जगत धन ईश और सी में दिया है आपका जगत धन ईश, ठीक ना। और उपरोक्त में से एक से अधिक है। अच्छा, इसमें 5 विकल्प है, इससे घबराना नहीं है, ठीक ना। कोई नहीं या एक से अधिक विकल्प में जरूर रहता है, इसलिए इसमें ई विकल्प डाल दिया गया है जो डी विकल्प रहता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपके 4 विकल्प दिए जाएंगे, ठीक ना। और चूंकि इस जो टेस्ट सीरीज है इसमें 5 विकल्प दिए गए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, 5 विकल्प है तो, ठीक ना, ये संभावित के लिए है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक ना। बी विकल्प यानी कि जगत धन जो है ईश होगा, ठीक है। शब्दों पे गौर करते चलिएगा, ठीक ना, क्योंकि हिंदी है और हिंदी में मात्रा का बहुत महत्व होता है। अगर मात्राएं इधर उधर होती हैं शब्द क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और उसका अर्थ भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ जो है जगत धन ईश, यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि जो त वर्ग है उस त वर्ग के प्रथम जो है तीसरा, ठीक ना, तीसरा हो जा रहा है, यानी कि तो जो है द में बदल जा रहा है। और चूंकि ई की मात्रा है यहाँ पर, तो ई की मात्रा है तो ई की मात्रा द में जब हम लोग लगाएंगे तो ये दी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जगत धन ईश क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। रीति, प्रश्न क्या है, रीति धन अनुसार से संधि की जो है बाद क्या बनेगा, यानी कि इनसे शब्द क्या बनेगा ये पूछा जा रहा है। तो एक तरह से इसमें विकल्प में देखा जाए तो इसमें कोई भी विकल्प नहीं है जो इस तरह से प्रश्न का इस संधि का जो है सही शब्द बना सके। तो ई विकल्प क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, इनके उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, सही क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, सही क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा रीत्य, ध्यान दीजिएगा, रीत्य अनुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीत्य अनुसार हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक ना। इसमें जो है आपका जो कौन से संधि है तो यण संधि, ये भी याद रखिएगा कि ये यण संधि का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहे क्या, अगला प्रश्न करें कि यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद जो है कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः अ आए औ
आओ हो जाता है, यह संधि कौन सी है? तो आपको बताना है कि यह संधि कौन सी है। विकल्प में दिया है आपका दीर्घ संधि या गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई विकल्प होगा, क्योंकि इसमें कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह जितने भी आपके उदाहरण, ये परिभाषाएं एक तरह से कह सकते हैं, ठीक ना, ये दी हुई है, यह अयादी संधि का उदाहरण है, ठीक ना। ये फार्मूला जो है अयादी संधि का है। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? यानी कि यदि जो है ए ओ तथा जो है औ के बाद, यानी कि इसके बाद जो है कोई भी भिन्न स्वर हो, ठीक ना, तो इसके स्थान पर क्रमशः अ, आए, औ, आओ हो जाता है। और यह संधि किसका है? तो अयादी संधि का उदाहरण है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहे क्या कि जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता हो उसे कहते हैं। तो जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है छिद्रान्वेषी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या कहा जाता है? छिद्रान्वेषी कहा जाता है, ठीक है। जो दूसरों को बुराई खोजता हो छिद्रान्वेषी होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अनिल अनल का जो है सही अर्थ, अनिल अनल का जो है, अनिल अनल का जो है सही अर्थ जो है देने वाला शब्द युग्म है। तो कौन सा युग्म है जो अनिल का अर्थ बताता है और अनल का अर्थ बताता है? तो इसमें देखिए अनिल का अर्थ होता है आपका आयु और अनल का अर्थ होता है अग्नि। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंश और अंश, यहाँ देखिए पढ़ने में तो एक जैसा लग रहा है लेकिन देखने में एक में तलामे सा एक में मूर्धन्य सा है, ठीक ना। तो इस युग्म का सही अर्थ बताना है कि क्या होगा, यानी कि एक अंश का मतलब क्या होगा। तो देखिए इस अंश का मतलब हो जाएगा आपका हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा होता है। और इस अंश का मतलब होता है आपका कंधा होता है। क्या होता है? कंधा होता है। तो इसका विकल्प बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से जो है कंबल शब्द का जो है अर्थ है कंबल? अब यहाँ पे देखिए कंकाल, सॉरी माफ कीजिएगा, कंकाल शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। तो कंकाल क्या होता है? हड्डी होता है, यानी कि हड्डियों का ढांचा। बी विकल्प इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हंस की जगह, किसके शब्दों पे गौर करते चलना है आपको, हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा नहीं किया जा सकता ये पूछा है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं देखते हैं और लिख देते हैं कि किया जाता है। तो देखिए सूर्य का प्रयोग किया जाता है, योगी का प्रयोग किया जाता है, श्वेत का प्रयोग किया, ये सब हंस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, चूंकि ये करें नहीं किया जाता है तो ये हो जाएगा ई विकल्प क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। तो ई इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि सभी जो है हंस का क्या है? एक अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। चलिए अब कह रहे क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची है? अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या है? इसमें कौन सा है? ये ध्यान रखिएगा। पावक जो है यह अग्नि का, ये सब अशुद्ध रूप है, ठीक ना। ये अशुद्ध रूप लिखा हुआ है। तो पावक क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा। चलिए नेक्स्ट है कि गेह, गेह जो है शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो गेह शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गृह होगा। अच्छा गृह के अलावा और क्या होता है? आलय, ये भी याद रखिएगा। आलय भी क्या है? इसका पर्यायवाची है, ठीक ना। गेह का गृह, आलय या फिर आवास भी होता है, ठीक ना। आवास भी इसका क्या है? पर्यायवाची है। घर भी क्या है? इसका पर्यायवाची है। इसके अलावा निकेतन याद रखना है, निकेतन भी क्या है? इसका पर्यायवाची है। तो ये सारा क्या होगा? आपका गेह का पर्यायवाची हो जाएगा। विकल्प के रूप में क्या होगा बाबू? ये आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। 41 नंबर कह रहे क्या कि मानवीय शब्द का विलोम है। मानवीय शब्द का विलोम है। तो मानवीय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? दानवीय। सिंपल है। मानवीय शब्द का विलोम क्या होगा? दानवीय। ये देखिए दैवीय नहीं होगा, सांसारिक नहीं होगा। तो विलोम पूछा जा रहा है तो बी विकल्प इसका क्या होगा? मानवीय का दानवीय, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अधम का जो है विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी वही हो जाएगा विलोम, ठीक ना, यानी कि विपरीतार्थ। तो अधम का क्या हो जाएगा? इसका विलोम। तो अधम का हो जाएगा उत्तम। क्या होगा? उत्तम क्या होगा? अधम का विरुद्धार्थ जो है शब्द है वह उत्तम हो जाएगा। इसी तरह से अगर नेक के देखा जाए तो नेक का बद होता है। क्या होता है? बद होता है। अब बुरा का क्या होता है? अच्छा होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। साहचर्य, यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। साहचर्य लिखा हुआ है, साहचर्य लिखा हुआ है। तो साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा? अलगाव होता है। क्या होता है?
अलगाव होता है जो शब्द में आपका नहीं दिया हुआ, ये विकल्प में कहीं है अलगाव नहीं है, तो ई विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं होगा तो ई विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रमाणिक शब्द के जो है मूल, ठीक ना, शब्दों पे गौर कीजिएगा। प्रमाणिक जो है शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का जो है सही अलगाव है, तो इसका सही अलगाव क्या होगा, तो प्राण धन इक, क्या हो जाएगा, प्राण धन इक जो है प्रमाणिक शब्द का मूल शब्द या और कहें कि इसका प्रत्यय जो है सही अलगाव है। ठीक है, तो प्रमाण धन इक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि निर्गुण शब्द का में जो है, निर्गुण शब्द में जो है उपसर्ग पूछ रहा है। अच्छा देखिए, अभी हम लोग चैप्टर कौन कौन से कवर कर लिए, संधि कवर कर लिए और विलोम उस कवर कर लिए। अब इसमें उपसर्ग और प्रत्यय से भी आता है, तो देखिए आप नोट करते जाए कि कौन कौन से चैप्टर से जो है एईडीओ में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाने का मेन मकसद यही होता है कि कौन कौन से चैप्टर आते हैं, उस चैप्टर को आप बेहतर पढ़ सकें। ठीक है, तो उसको पढ़िएगा जरूर। चलिए निर्गुण शब्द में जो है उपसर्ग बताना है, तो निर, ध्यान दीजिएगा, निर ये जो है सी विकल्प क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अच्छा, निर का अर्थ क्या होता है, निर का अर्थ होता है बाहर, ये याद रखिएगा। निर का क्या अर्थ होता है, बाहर होता है, और निषेध होता है, क्या होता है, निषेध होता है, रहित होता है। ठीक ना, ये सब इसका क्या है, अर्थ है, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से किस शब्द में जो है अ उपसर्ग सही विकल्प बताता है, यानी कि किस में अ उपसर्ग है ये आपको बताना है। ठीक ना। अच्छा, यहाँ अगर अनेक में देखें तो अन उपसर्ग है, ठीक है, और अमर में देखें तो क्या है, अ उपसर्ग है। पूछा क्या यही, तो विकल्प तो है बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, तो अति क्या है, उपसर्ग है इसका। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प के रूप में बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक पूछ रहा है कि किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक किस प्रकार का शब्द है, देखिए तत्समक शब्द है। तिलक किस प्रकार का है, तत्समक शब्द है। देखिए ध्यान से सुनते चलिएगा, संस्कृत का यह ऐसा शब्द, अच्छा मतलब कि तत्समक किसे कहते हैं, तो संस्कृत का ऐसा शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं उसे तत्समक कहते हैं। ठीक ना, जैसे तिलक हो गया, अग्नि हो गया, माता पिता, ठीक ना, भाई बहन, ये सब तत्समक शब्द होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो है कौन से एक शब्द विलोमी, ठीक सॉरी विदेशी भाषा का जो है विदेशी भाषा का कौन सा है, तो विदेशी भाषा आपको बताना है। ठीक ना, देखिए अगर प्रतिबिंब की अगर बात करें, विदेशी भाषा यानी कि विदेश, फॉरेन लैंग्वेज, ठीक ना, प्रतिबिंब ये जो है आपका संस्कृत भाषा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, संस्कृत भाषा का है। कुसुम की अगर बात करें तो ये भी क्या है, आपका संस्कृत भाषा है। ठीक है, ये भी क्या है, संस्कृत भाषा है। हाथी जो है यह हिंदी भाषा है, ये क्या है, हिंदी भाषा है। तो विकल्प में इनमें से कोई नहीं होगा, तो ई विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न करें, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प में दिया है आलू, बी में दिया है आपका अंग्रेज, और सी में दिया है कैंची। इसका आंसर हो जाएगा आलू। ठीक है, ये जो शब्द है यह पुर्तगाली यानी कि पुर्तगाली भाषा से लिया गया है आलू को। अच्छा, अंग्रेज जो है ये फ्रेंच भाषा है, ये याद रखना है आपको, ये क्या है आपका, फ्रेंच भाषा है। ठीक है, फ्रेंच भाषा से अंग्रेज लिया गया है। कैंची ये जो है, ये कैंची तुर्की भाषा है, ये आपको याद रखना है। कौन सी भाषा है, तुर्की भाषा है। ठीक है, चलिए तो आंसर के रूप में ए विकल्प क्या होगा, सही होगा। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, कौन सा शब्द जो है भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, इसका सही आंसर हो जाएगा अधुनातन। याद रखिएगा, अधुनातन जो है यह क्या है, आपका भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। बाकी जो ये है, ठीक ना, यह सब क्या है, लंबी समय से चली आ रही जो है, जो कालखंड है, ठीक ना, उससे संबंधित है। और यह जो है यह क्या है, आज तक का जो है सबसे घटित काल को जो है अधुतन के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों से बिल्कुल ये क्या है, भिन्न है, तो बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे लिखा है कि राजा सेवक को कंबल देता है, और इसमें कह रहा है क्या कि रेखांकित पद में कौन सा कारक है, यानी रेखांकित यहाँ पर सेवक को जो है यह क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका इस वाक्य में जो है सेवक को, तो संप्रदान कारक होगा। ठीक ना, कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक ना, वाक्य में जो है देने का भाव है,
क्या किया जा रहा है, देने का भाव प्रकट किया जा रहा है, इसलिए यह कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। चलिए अगला प्रश्न है कारक के भेद हैं। देखिए कारक के भेद इसमें बता रहा है 5, 6, 7, ये कोई नहीं होगा, ठीक ना। कारक के भेद क्या है, 8 भेद हैं, ठीक ना। कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो विकल्प में हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ई विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है, अपने प्रिय से मिलने जाती है छिप करके, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अभिसारिका कहा जाता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, उसे क्या कहा जाता है, अभिसारिका। और प्रेमिका किसे कहते हैं, तो जो प्रेम करने वाली स्त्री होती है उसे प्रेमिका कहा जाता है, ठीक है। और जो अपने जो है प्रिय से छिप करके मिलने जाती है उसे अभिसारिका कहा जाता है, ये याद रखना है। चलिए अब है कि राम आम खाता है में वाक्य में कौन सा रूप है। यहाँ एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि वाच्य जो है, वाच्य का कौन सा रूप इसमें किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो वाच्य के इसमें देखिए कर्तरी वाच्य का प्रयोग है, क्योंकि इसमें कर्ता का बोध हो रहा है सबसे अधिक, ठीक ना। तो कर्तरी वाच्य होगा, जो इसमें नहीं दिया है विकल्प में, तो ई विकल्प क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल जो है, काल वाला विकल्प पहचानिए, सही काल वाला। अब यहाँ पे एक वाक्य दिया है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। यहाँ पर देखिए अगर समय पर, यहाँ एक वाक्य ऐसा है जो किसी कारण से कोई कार्य हो रहा है तो दूसरा, उसके न होने से दूसरा भी प्रभावित हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पे कारण का बोध हो रहा है, इस तरह से हेतु हेतुमत भूतकाल का प्रयोग इसमें होता है। तो ये आपको बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा जो है वचन का जो है जोड़ा सही नहीं है। और इसमें जोड़ा बताना है कि सही नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे सोना सोना, देखिए पहले ही जो दे दिया है यही आपका जोड़ा क्या है, सही नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा है। और यहाँ जो है आपका जितना है, जैसे धेनु धेनुएं, ये क्या है, आपके बहुवचन संज्ञा का बात कर रहा है, ठीक ना। और ये छात्र छात्रगण, ठीक ना, ये सब क्या है आपका एक भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। तो यहाँ सोना जो है, गोल्ड जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये 2 विकल्प क्या है आपके सही है, लेकिन यहाँ पे जो है सोना, ये क्या है आपका, मतलब जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो विकल्प के रूप में ए क्या होगा, सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है। अब बताना है आपको कि कौन सा जो है इसमें पुल्लिंग नहीं है, बचपन या फिर वायु या फिर समुद्र, कौन पुल्लिंग नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें से देखा जाए तो पुल्लिंग पूछा है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो है स्त्रीलिंग है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यही पुल्लिंग नहीं है। बाकी बचपन समुद्र ये क्या है, पुल्लिंग है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वह 1 सप्ताह बाद आया, वह 1 सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है, ठीक ना। अच्छा यहाँ देखिए बाद कह रहा है ना, आया, बाद आया, तो ये जो शब्द आ रहा है यही क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें बाद जो होगा वह क्रिया विशेषण का बोध कराएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को ले लेते हैं। वे शब्द जिन पर जो है लिंग वचन, ठीक ना, लिंग वचन पुरुष और काल का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें कहते हैं। तो देखिए वे शब्द जो है अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, जिसपे न लिंग का प्रभाव पड़ता है, न वचन का प्रभाव पड़ता है, न पुरुष का प्रभाव पड़ता है, न काल का प्रभाव पड़ता है, न क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो ये सबसे कोई उसका मतलब नहीं, तो वह शब्द अव्यय है, ठीक ना। चलिए अब है कि जागना, जागना जो है मूल क्रिया का प्रथम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्रेरणार्थक शब्द पूछ रहा है, ठीक ना। रूप क्या होगा प्रेरणार्थक शब्द में, ठीक है। तो जगना का हो जाएगा जगाना, क्या हो जाएगा, जगाना, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो है जगवाना जो है यह द्वितीय, ध्यान दीजिएगा, यह जो है आपका द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द हो जाएगा, ठीक ना, प्रेरणार्थक शब्द हो जाएगा। और ये जो है आपका प्रथम प्रेरणार्थक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी कार्य को करने या फिर होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा, क्रिया कहलाता है। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, क्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द में, ठीक ना, शब्द का जो है विशेषण शब्द है,
तो इसका विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में जो है रेखांकित शब्द के विशेषण गुणवाचक विशेषण है, ये याद रखना है। कंठ का जो है विशेषण होगा, कंठ का विशेषण होगा, तो कंठ का विशेषण जो होगा कंठ्य, यहाँ पे देखिएगा क्या लिख रहे हैं, कंठ्य, ये होगा, ठीक ना, कंठ्य होगा, ठीक ना। जो ऑप्शन में नहीं दिया है तो ई विकल्प इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 2500 टेस्ट सीरीज के, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। करेगा कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह, यहाँ पे देखिए वह कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे वह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। सर्वनाम पद इसमें बताना है कि कौन सा है। तो इसमें देखिए सर्वनाम जो है वह जो है यह सर्वनाम है, और वहीं राधा की अगर बात करें तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। और समुद्र जो है यह सुंदर जो है यह विशेषण है, ठीक है। तो सर्वनाम किस तरह का? यहाँ पे जो वह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो हमने पिछले प्रश्न में देखा भी है, ठीक है। हथियार में कौन सी संज्ञा है? चलिए बताइए, हथियार में जो है कौन सी संज्ञा है? तो हथियार में जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि एक ही प्रकार की वस्तु एवं व्यक्ति का क्या होता है? बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? अब यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, वह इनमें से एक को जानता है, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक को जानता है, तो जो एक को है यही क्या है? आपका संज्ञा के रूप है। किसका रूप है? संज्ञा के रूप है। जैसे कि अभी एक और उदाहरण लेते हैं, वह इनमें से राम को जानता है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? राम को जानता है, तो ये क्या है? संज्ञा के रूप को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक जो है ऑप्शन में आपका नहीं दिया है, तो विकल्प के रूप में हम क्या लगाएंगे? ई लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो है शुद्ध है? अब देखिए यहाँ शुद्ध पूछा जा रहा है। यहाँ कवित्री यह क्या है? अशुद्ध है। कवित्री ये भी अशुद्ध है। ये कवित्री ये शुद्ध है, ठीक है ना। तो विकल्प के रूप में बी विकल्प क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है ना। अब बताना है कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। देखिए यहाँ पे जो है अगर हम बात करें यहाँ पे अंगना, अंगना जो है ये बिल्कुल शुद्ध है, ठीक ना। लेकिन चांद जो है यह अशुद्ध है। तो लिखा कैसे जाएगा? ये चांद हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक ना, इसलिए क्या है? अशुद्ध है। ये भी क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि आँख जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, आँख। तो ये क्या है? अशुद्ध है। तो ए आंसर क्या होगा? सही होगा। चलिए माता पिता दोनों प्रश्न थे, ठीक ना, दोनों प्रसन्न थे। माता पिता जो है दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य जो है, ठीक ना, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? कौन सा विराम चिन्ह लगेगा ये बता। देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है यहाँ पे जो है, इसमें बीच में जो लगाया गया है योजक चिन्ह है। तो ये सी विकल्प इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सी विकल्प क्या होगा? आंसर हो। योजक चिन्ह ऐसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है अल्प विराम चिन्ह है? अब आपको बताना है कि इसमें अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। तो अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? सी विकल्प याद रखिएगा। ऐसे जो देते हैं हम लोग अल्प विराम चिन्ह होता है, ठीक ना। चलिए और अच्छा ये कौन सा है? तो यह अर्ध विराम है। ये भी हम लोग याद रखेंगे, अर्ध विराम चिन्ह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है प्रयत्न, याद रखिएगा, प्रयत्न और उच्चारण के जो है आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो यहाँ पे उत्क्षिप्त जो है यह प्रयत्न और उच्चारण के जो है आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। बाकी पार्श्विक संघोष ये व्यंजन का वर्गीकरण में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। हिंदी भाषा की
कुल जो है वर्ण लिपियाँ है, हिंदी भाषा के कुल वर्ण लिपियाँ जो है 52 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कितनी है? 52 है। अच्छा, इसमें स्वर भी पूछ सकता है कितनी है, तो स्वर कितने हैं? 11 है। और व्यंजन जो है आप घटा दीजिएगा तो व्यंजन कितने हो जाएंगे? तो व्यंजन हो जाएंगे आपके 41 हो जाएंगे। टोटल मिला करके कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएगा, ये याद रखना है। निम्नांकित में से जो है कंठ है, याद रखिए कंठ है, कंठ ध्वनियाँ है। तो कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होगी? क ख ग घ। तो सी विकल्प क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जब क ख ग बोलिएगा तो ये कंठ ध्वनि को उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली सवाक यानी कि बोलती जो है फिल्म आलम आरा किस वर्ष जो है रिलीज हुई थी? तो ये जो है ये रिलीज होने का डेट 1931 है। कौन सा है डेट है? 1931 है, ये आपको याद रखना है। चलिए, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? भूले बिसरे चित्र के जो है उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा है, ये आपको याद रखना है, भगवती चरण वर्मा है। अच्छा, इनके अन्य भी उपन्यास हैं जिसको आप याद रख सकते हैं, जैसे कि पतन, ठीक ना, पतन भी इनका क्या है? उपन्यास है। चित्रलेखा भी इनकी क्या है? उपन्यास है, चित्रलेखा। ठीक है, देख लीजिएगा बढ़िया से, मैं इस पे जो पेन के चलने की लिखावट के अनुसार समझते चलिएगा। ठीक है, 3 वर्ष, ठीक ना, 3 वर्ष ये भी याद रखिएगा, इन्हीं का क्या है? रचना है, 3 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक ना, इन्हीं की रचना है। और एक नहीं लिख रहे हैं उसको भी याद रखिएगा, आखिरी दांव, ये जो है आपका भगवती चरण वर्मा की ही रचना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा जो है युग किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की, याद रखिएगा, किसकी? धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की जो है रचना 1955 में प्रकाशित हुई थी, ये आपको याद रखना है। इनकी अन्य रचनाएं जो है आपका सात गीत वर्ष, ठीक ना, ये याद रखिएगा, 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष इनकी रचना है। इसके अलावा ठंडा लोहा, ठीक ना, ठंडा लोहा इन्हीं की रचना है, ठीक ना। और कनुप्रिया, याद रखना है, कनुप्रिया इन्हीं की रचना है। किन की? धर्मवीर भारती की। और देशांतर इन्हीं की रचना है, ये भी याद रखना है, देशांतर भी जो है इन्हीं की रचना। तो ये सब इनकी रचनाओं को याद रखना है, ठीक है ना। और अंधा युग जो है कब प्रकाशित किया गया था? 1955 में। चलिए, मैया मैं नहीं माखन खायो में जो है पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पंक्ति सूरदास के द्वारा लिखी गई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बसही पक्षी बोलही, ध्यान से सुनिएगा, बसही पक्षी बोलही बहु भाका करही हुलास देखही शाखा। अब इसमें करे क्या कि पंक्ति के जो है रचयिता कौन है? अब ये पंक्ति दे देगा, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और पूछ देगा कि इसके रचयिता कौन है। तो कुछ आपको कविताएं देखनी पड़ेगी, ठीक ना। तो इसके रचयिता कौन है? याद रखिएगा, जायसी हैं। कौन है? जायसी इसके क्या है? रचयिता है। बसही पक्षी भोलही बहुभाका आ करही हुलास देखही शाखा, इस पंक्ति के रचयिता जायसी हैं, याद रखना है। पद्मावत ग्रंथ से इसको लिया गया है जायसी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? किस काल की रचना है पृथ्वीराज रासो? तो याद रखिएगा, ये जो है आदि काल की रचना है। किस काल की? आदि काल की रचना है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये नाम याद रखिएगा, चंदबरदाई, ठीक है ना, चंदबरदाई, ठीक है, चंदबरदाई के द्वारा ये लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पे आपका दे दिया, एक गद्यांश दिया है। देखिए 1 से 83 तक जो है निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दे। अब इसमें पढ़ना है इसको, और पढ़ने के बाद से आपको क्या करना है? गद्यांश का उत्तर देना है। चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ी सी फास्ट पढ़ दूंगा, टाइम नहीं लगेगा। लक्ष्मण ने जो है अकृत्रिम भ्रातृत्व स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़ करके अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया, वह बहुत बड़ी बात है। पर उर्मिला ने उससे भी जो है बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया।
उसने जो है अपने आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह करके आए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख को सबसे अधिक अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर से मिलता उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद सुख कभी नहीं कर सकता। नौढ़ को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सवर्ष पर जो है पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्देशी आदि कवि के जो है शब्द भंडार में दरिद्रता है। अब यहाँ पे जो है, अब इस जो गद्यांश है, गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछा है। प्रश्न यह पूछा है कि लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए, ठीक ना। तो क्यों गए थे ये याद रखिएगा, इसमें जाने का क्या थी है। देखिए लेखक को यहाँ पर देखिए, लेखक जो इस पंक्ति के माध्यम से बताया है कि भाई के प्रति जो है अत्यधिक प्रेम के कारण, ठीक ना, ये लक्ष्मण गए थे। दूसरा प्रश्न कि लेखक को क्या दुख है, लेखक को क्या दुख है। अभी हमने एक घेरा लगाया था, ठीक ना, आत्मोत्सर्ग, ठीक ना, क्या घेरा लगाया था, आत्मोत्सर्ग। तो यहाँ पर जो है उर्मिला जो थी, ठीक ना, उसके बारे में किसी ने विशेष रूप से नहीं लिखा है, इसी बात का क्या है, दुख है। और ये लेखक कहा भी है कि दरिद्रता, ठीक ना, शब्द भंडार में दरिद्रता है, किसके प्रति, तो उर्मिला के प्रति। तो इसमें देखिए, तो ई विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि लेखक को दुख इस बात की थी कि रचना में उर्मिला के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया है। तो उसने लक्ष्मण से विवाह किया, ठीक ना, जो जीवन का यह प्राय प्राप्त था। तो यह जो है बलिदान नहीं दिया था, ठीक ना, बाकी जो है अपना वो दिया है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न में क्या कह रहा है, करे क्या, यहाँ पर नोटिफिकेशन शब्द का जो है हिंदी रूपांतरण। चलिए इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नोटिफिकेशन शब्द है और इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा, अधिसूचना। याद रखिएगा क्या होगा, अधिसूचना इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। जो आपके विकल्प में नहीं दिया है तो ई विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। कोई कमाए कोई खाए, देखिए कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ का जो है दर्शाती जो है सही लोकोक्तियों में कौन से सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंधा पीसे कुत्ता खाए, ठीक ना, अंधा पीसे कुत्ता खाए, ये क्या होगा, बी विकल्प इसका क्या होगा, सही होगा, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर जो है खरी मजदूरी चोखा काम, ठीक ना, इसका क्या होगा अर्थ, तो अच्छा निवेश करने से जो है काम अच्छा होता है, अच्छा निवेश करने से काम अच्छा होता है, ठीक ना। इसी तरह से जो है घर की मुर्गी साग दाल बराबर, घर की मुर्गी जो है दाल बराबर, अपनी चीज़ या फिर आदमी की कोई कद्र नहीं होना, यही इसका क्या होगा, अर्थ होगा, ठीक है। तो विकल्प के रूप में हमारा क्या होगा आंसर, बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका सही अर्थ क्या होगा। देखिए इसका अर्थ होगा कष्ट का अनुभव, क्या होगा, कष्ट का अनुभव होना, क्या हो जाएगा भाई, कष्ट का अनुभव होना, कष्ट का अनुभव होना, ठीक ना। आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्ट का अनुभव होना, जो विकल्प में नहीं दिया है तो ई विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ जो है बटेर लगना कहावत का आशय यानी कि अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। अंधे को बटेर प्राप्त का मतलब किसी व्यक्ति को, किसी अयोग्य व्यक्ति को क्या हो जाना, महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदांश में अलंकार है। अब देखिए कुछ पदांश दिया है और अलंकार पूछ रहा है, जैसे कि झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मत वाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। अब इसमें देखिए काले काले शब्द आए हुए हैं, ठीक ना, काले काले शब्द आए हैं, 2 बार आए हुए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। कौन से अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बाकी जो है आपका अच्छा
उत्प्रेक्षा अलंकार कहते किसे हैं? तो जहाँ उपमेय की क्या हो, उपमान रूप में संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उपेक्षा अलंकार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ उपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर कम कर का मन का डारी दे मन का फेर। अब इसमें दोहे में कर है, कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए, इसमें जो है आपका यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है जो विकल्प में नहीं है, इसलिए इसमें भी क्या होगा, ई विकल्प आंसर होगा। ठीक ना। अच्छा, यमक अलंकार कहते किसे हैं? तो जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार क्या हो, अलग अलग हो, तो वह यमक अलंकार कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे क्या कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, पंक्ति में जो है अलंकार है। तो इसमें कौन से अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, ये याद रखना है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो किसी पंक्ति में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से जो है 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है? 16 मात्रा वाला जो है छंद कौन सा है? तो चौपाई जो है यह 16 मात्रा वाला छंद है, यानी कि सममात्रिक छंद के जो है ये अंतर्गत आता है चौपाई। इसको आपको याद रखना है। अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे हरे रूप रस राची ए बतिया सुनी रूखी। अब इस पंक्ति में जो है, इस पंक्ति में पूछ रहा है कौन सा रस है, कौन सा रस है? फिर से देखिए, अखिया हरि दर्शन की भूखी, दर्शन के लिए क्या है, भूखी है। कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया सुनी रूखी। ठीक ना। अब इसमें रस पूछ रहा है कि कौन सा रस है, तो इसमें देखिए वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। ये बहुत सिंपल सा था, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वियोग, अखिया क्या हो, तरस रही है किसी के दर्शन के लिए। ठीक है, अब है कि भरत के जो है रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें से किसका उल्लेख नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो अस्थावी भाव का उल्लेख नहीं है। ठीक ना। और इसमें देखिए, इसमें जो है विभाव, अनुभाव और इसके अलावा जो है व्यभिचार, ये सब जो है आपका रस की निष्पत्ति होती है। इससे सबके क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है। तो रस सूत्र में ये आता है, आपका अस्थावी भाव नहीं आता है। तो इसलिए सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अब है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। इसमें से कौन जो है सही वाक्य है? तो सही वाक्य इसमें चुनना है। तो श्री कृष्ण के जो है अनेक नाम है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ अनेकों जो लिखा गया है ये गलत है, और यह धन्यवाद जो है ये भी क्या है, गलत लिखा गया। अनेक जो है ये खुद अपने आप में जो है बहुवचन के रूप में है, ये अनेक शब्द जो है सही है। तो इसलिए सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, करें निम्नलिखित मिश्र वाक्य है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन से मिश्र वाक्य हैं। ठीक है ना। तो बी विकल्प, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगा, ये जो है आपका मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रयोग जो है स्पष्ट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो, अब इस वाक्य के प्रयोग स्पष्ट करें। तो देखिए प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा, सीधे से प्रश्न इसका अर्थ होगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक ना। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक ना। तो अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने? वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अष्टाध्यायी शब्द में जो है कौन सा समास है, अष्टाध्यायी शब्द में जो है कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास। अब बताइए द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिस समस्त पद में जो है पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण तथा जिसके समस्त पद के जो है समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में जो है कौन सा समास है? तो गौशाला में आपका जो होगा तत्पुरुष
समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास होगा। यानी कि यहाँ ये बात याद रखना है कि तत्पुरुष के संप्रदाय होगा, ठीक ना, तत्पुरुष के संप्रदाय होगा, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुरूप में जो है, अनुरूप में कौन सा समास होगा? तो अनुरूप में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ई विकल्प होगा। इसमें जो दिया हुआ है विकल्प, ये आपका क्या है, गलत दिया हुआ है, तो ई विकल्प हो जाएगा। अनुरूप जो है अव्ययीभाव समास है, ये आपको याद रखना है, अवयवी भाव समास है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्य के लिए जो है एक शब्द है। तो जिसके पास कुछ भी न हो वाक्य के लिए एक शब्द है तो अकिंचन इसका सही आंसर हो जाएगा, अकिंचन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने 100 प्रश्नों में से जो है, ठीक ना, 30 प्रश्नों को अगर हटा दे तो 70 प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर किया। ये पहला प्रैक्टिस सेट था, आपको कैसा लगा? आगे का प्रैक्टिस सेट जारी रखा जाए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बंद कर दिया जाए, ठीक ना, जैसा आप कहिएगा वैसे किया जाएगा, ठीक है। बिहार के जो दरोगा की तैयारी करते हैं उनके लिए भी मैं टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। और 72वीं बीपीएससी के जैसे ही कोई इंस्टीट्यूट है जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराती है, उसका एनालिसिस मैं इसी चैनल पे कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।